इस वीडियो में बात करेंगे धारा 107, 116 के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये जानना अत्यंत ज़रूरी है कि इस धारा को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस अध्याय में दिया गया है। तो उत्तर होगा धारा 107, 116 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 में दिया गया है, जो परिशांति कायम करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति के बारे में बात करता है। अब आइए इसे प्रैक्टिकल वे में जान लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो सके। आप लोग देखे होंगे अमूमन गाँव में और शहरों में दो पक्षों के बीच आपस में किसी बात को लेकर या किसी प्रॉपर्टी या ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा होता है, या आप देख रहे होंगे इस समय यूपी में चुनाव चल रहा है, तो हर गांव में कुछ लोग विवाद कर लेते हैं। उस दशा में उन लोगों पर 107, 116 का मुकदमा दर्ज हो जाता है। मान लीजिए दो पक्षों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष अपने नज़दीकी थाने में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले के समझाने पर भी वो लोग नहीं मानते हैं। आपस में गाली गलौज, देख लेने की धमकी देने लगते हैं। उस दशा में पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए उन लोगों पर 107, 116 का मुकदमा कर देते हैं। उस दशा में कुछ पुलिस वाले उन लोगों को पकड़कर अपने संबंधित मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ले जाकर हाजिर कर देते हैं। अब आपके दिमाग में कुछ प्रश्न बन रहे होंगे कि आखिर ये मजिस्ट्रेट न्यायिक होंगे या कार्यपालक। तो हम आप लोगों को बता दें, यह मजिस्ट्रेट कार्यपालक होते हैं। आप देखे होंगे आपके ज़िले के तहसील में एसडीएम साहब होते हैं, उनका न्यायालय बना होता है, उसमें वादों का निस्तारण होता है। जब वे किसी रेवेन्यू मामले की सुनवाई करते हैं तब उन्हें उप जिलाधिकारी कहा जाता है, और वे जब किसी आपराधिक मामले की सुनवाई करते हैं तो उन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इंसान एक ही होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यह बनना होगा कि इसमें सज़ा ना हो जाए। पता नहीं यह जमानती है कि नहीं है, यह मुकदमा कितने दिन चलेगा, इस मुकदमे से सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक जमानती अपराध है, खड़े खड़े जमानत हो जाएगी। इस मुकदमे से सरकारी नौकरी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और यह मुकदमा 6 महीने चलता है और ख़त्म हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं इसमें ज़मानत कराने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपने परिचित किसी वकील साहब को बताएं कि ये मामला है, जिससे ज़मानत में आसानी हो। इसके लिए प्रार्थना पत्र ज़मानत लिखना पड़ता है। मैंने भी एक व्यक्ति की ज़मानत करवाई है। अब आइए उसी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। कचहरी में तेज़ी से लिखने पर हैंडराइटिंग कुछ ख़राब हो गई है, इसके लिए माफ़ करिएगा। सबसे ऊपर न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, उसके नीचे सरकार बनाम, उसमें अगर एक मुजरिम है तो मान लीजिए सोहन मुजरिम है तो लिखा जाएगा सरकार बनाम सोहन। अगर एक से ज़्यादा मुजरिम है, जैसे सोहन, रोहन, सुमित, तो उस दशा में सरकार बनाम सोहन आदि। उसके बाद धारा, उसके बाद अपना संबंधित थाना और ज़िला लिखा जाता है, और नीचे प्रार्थना पत्र ज़मानत अंडरलाइन। उपरोक्त वाद में निवेदन है कि हम प्रार्थीगण बेगुनाह निर्दोष हैं। महज रंजिशन झूठे वाक्यात के साथ मुकदमा उपरोक्त में फंसा दिए गए हैं। हम प्रार्थीगण ने कोई जुल्म नहीं किया है, और न ही हम प्रार्थीगण से किसी प्रकार की शांति भंग की कोई संभावना है। हम प्रार्थीगण को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किया जाना न्याय हित में नितांत आवश्यक है।
अतः प्रार्थना है कि हम प्रार्थीगण को उचित जमानत मुचलके पर छोड़ने की कृपा करें। नीचे प्रार्थीगण का नाम, उसके पिता का नाम और पता हो जाएगा। उसके बाद परिशांति कायम रखने हेतु प्रतिभुओं सहित बंद पत्र को भरना होगा, जिसके लिए 2 जमानतदार, उनकी खतौनी या उनके पास 4 पहिया गाड़ी की आरसी हो वो चल जाएगा। जमानतदार का फ़ोटो, आधार कार्ड भी ज़रूरी है। तो इसमें भी सरकार बनाम धारा, ग्राम या साकिन, जिला, जमानतदार का नाम, उनके पिता का नाम, उनका गांव, उनका थाना इत्यादि भरना पड़ता है। वह किस अभियुक्त की जमानत ले रहे हैं, उनका भी नाम, उनके पिता का नाम, उसका पता भी भरा जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे जमानतदार का भी सेम ऐसे ही भरा जाएगा। इसके बाद परिशांति कायम रखने हेतु निजी बंध पत्र 116 कोष्टक में 3 दंड प्रक्रिया संहिता को भी भरा जाएगा, जिसमें अभियुक्त का नाम, उसके पिता का नाम, उसका गांव, उसका जिला इत्यादि भरा जाएगा। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। न्यायालय में जाते समय आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें, जैसे खतौनी नहीं है तो गाड़ी की आरसी जो ओरिजिनल हो, फ़ोटो, ओरिजिनल आधार कार्ड इत्यादि। इस वीडियो में इतना ही।